पैसा आ रहा है हर महीने और पैसा खर्च हो जा रहा है, यानी आज कमाई चल रही है तो खर्चे भी चल रहे हैं जोरदार। घूमना फिरना, अच्छा खाना पीना, सब कुछ एकदम ट्रैक पर है। लेकिन कल क्या जब ये कमाई रुक जाएगी? जी हाँ, लाखों लोग जो हर महीने सैलरी पा रहे हैं और खर्च कर रहे हैं, उनके जहन में ये सवाल हमेशा रहता है कि कल जब कमाई नहीं होगी, यानी जब आप रिटायर होंगे, तब क्या? हेलो एंड वेलकम, मैं हूं प्रियंका संभव और आज ऐसा ना वैसा सिर्फ पैसा में हम इसी क्या की फाइनेंशियल प्लानिंग करने वाले हैं। यानी समझिए कि जब आपकी कमाई रुकेगी तब आपके खर्चे कैसे चलें, इसको कैसे प्लान करना है। रिटायरमेंट के पैसों की तैयारी करवाती है सरकार की एक ऐसी ही स्कीम, नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस। और इसको समझते हैं साथ में ओवरऑल रिटायरमेंट प्लानिंग पर भी मेरी नजर है, क्योंकि एक इफेक्टिव रिटायरमेंट प्लानिंग वो होगी जिसकी शुरुआत आप अब से, आज से जल्दी से करें। ये नहीं कि सोचते रहें कि हाँ करेंगे, कब नहीं करेंगे। और क्या एनपीएस जैसी स्कीम ही काफी है आपकी रिटायर्ड लाइफ को पूरी तरह से 100% सॉर्टेड करने के लिए? तो इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर अमित कुकरेजा जी मेरे साथ हैं ऐसा ना वैसा पैसा कॉन्वर्सेशन में। थैंक यू सो मच अमित, आपने वक्त निकाला। वेलकम। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पैसों की बात करने वाले हैं। मुझे लेकिन ये समझना है कि इन्वेस्टमेंट के इतने सारे ऑप्शन हैं अमित, ऐसे में सरकार की स्कीम एनपीएस जो कहती है कि हम आपके रिटायरमेंट को सॉर्ट आउट करेंगे, तो उनके सामने दूसरे, जब मेरे पास इन्वेस्टमेंट के और भी तरीके हैं और जब मैं इसे कंपेयर करती हूँ एनपीएस से, तो क्या फर्क है? देखिए, एज एन इन्वेस्टर आपको बड़े सारे प्रोडक्ट्स दिखेंगे, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी इन्वेस्ट करने की, लेकिन आपको क्या सूट करता है, आप किस चीज़ को कर सकते हैं, किसके बारे में पढ़ सकते हैं, किसको समझ सकते हैं, ये तय करता है कि आप कौन सा प्रोडक्ट अपने पोर्टफोलियो के लिए या फाइनेंशियल गोल के लिए लेंगे। कंसिडर कर सकते हैं आप सिंपल फिक्स्ड डिपॉजिट, जिसमें पैसा कुछ टाइम के लिए लॉक इन हो जाता है बैंक के पास और आपको इंटरेस्ट मिल जाता है, या फिर मार्केट लिंक्ड प्रोडक्ट जिसमें स्टॉक्स भी होते हैं, म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं, मल्टीपल कैटेगरीज भी होती हैं। लेकिन अगर आपको इसके बीच का कोई प्रोडक्ट चाहिए जिसमें थोड़ा मार्केट एक्सपोजर हो, थोड़ा बॉन्ड का एक्सपोजर हो, थोड़ा ऑल्टरनेटिव एसेट का एक्सपोजर हो, थोड़ा गवर्नमेंट बॉन्ड का एक्सपोजर हो, और आपको ज़्यादा मैनेजमेंट ओवरसाइट नहीं करना है, परफॉर्मेंसेस चेक नहीं करनी है, एक हाइब्रिड प्रोडक्ट का मज़ा लेना है, तो एनपीएस एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आपको टैक्स एफिशिएंसी भी मिलता है, लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग भी मिलता है, और एक डिसेंट एफडी से बेहतर रिटर्न मिल सकता है। ओके, सो एक ऑल इन वन प्रोडक्ट है जिसमें मुझको फिक्स्ड इनकम का भी एक्सपोजर मिल रहा है, इक्विटी का भी मिल रहा है और सेफ्टी भी मिल रही है, लेकिन साथ में लॉक इन भी बड़ा लंबा चौड़ा सा मिलता है, जिस पर खुद एनपीएस ने, पीएफआरयू ने अभी काम किया है। और मुझे लगता है कि जो लॉक इन है इसको बहुत अनपॉपुलर बनाता था। करेक्ट, ये बिल्कुल लंबा लॉक इन, बिल्कुल, कि आप 25 में इन्वेस्ट करना कीजिए और आप 60 से पहले पैसे नहीं निकाल सकते, और अगर निकाल सकते हैं तो बहुत ही छोटा अमाउंट 60 से पहले निकाल सकते हैं। तो ये इस प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी को इम्पैक्ट कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे इस प्रोडक्ट की स्ट्रैटेजीज में, इस प्रोडक्ट में विड्रॉल ऑप्शंस में चेंजेस आ रहे हैं विच आर वेरी हेल्दी। बट एक चीज़ समझिए, लॉक इन आपके लिए एक हमेशा फीचर रहेगा जो आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट देगा। जब आपके हाथ बंध जाएंगे तो आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले पाएंगे, उस पैसे को फालतू की चीज़ों के लिए विड्रॉ नहीं कर सकते। तो लॉक इन का एक अपना एडवांटेज है, बट यू आर एब्सोल्युटली राइट, लॉक इन ही एक ऐसा फीचर था जिसकी वजह से ये पॉपुलर नहीं हो पाया। तो लॉक इन को कैसे कम किया है एनपीएस में? देखिए, लॉक इन को इन्होंने जो विड्रॉल ऑप्शन है, पहले आपके पास एक ऑप्शन था एट दी मैच्योरिटी, मतलब जब आपके पास एनपीएस का पैसा निकालने का एक फेज आता था तो आप 60% टैक्स फ्री ले सकते थे और 40% एन्युइटी। अब उन्होंने बोला आप 60% टैक्स फ्री ले सकते हैं, 20% भी ले सकते हैं एक्स्ट्रा, मतलब अप टू 80% ले सकते हैं, बैलेंस 20% एन्युइटी। लेकिन वो जो 20 आपने लमसम एक्स्ट्रा विड्रॉ किया वो टैक्सेबल एज पर योर इनकम टैक्स स्लैब होगा। उसको भी आप स्ट्रक्चर कर सकते हैं कि आप सिस्टमैटिक रिडेम्पशन ऑफ यूनिट्स बना दीजिए, ताकि आप उसको थोड़ा थोड़ा हर साल लेते रहें, क्योंकि वो आपकी टैक्सेबल इनकम में ऐड होगा। तो बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस है जो हम आपको मैं कवर कर सकता हूँ। ओके, अब मुझे बताइए, अगर मैं कहूँ कि एनपीएस क्या है, इसको आप डिफाइन कीजिए और मुझे आप कैसे कन्विंस करेंगे कि मुझे अपने रिटायरमेंट के लिए
इससे बेहतर प्रोडक्ट मार्केट में नहीं मिलेगा? है इससे बेहतर प्रोडक्ट या नहीं? कॉम्बिनेशन में बहुत कुछ है जो इससे बेहतर हो सकता है, पर वो इसी बात पे डिपेंड करता है कि आप किसी प्रोफेशनल के साथ काम करना चाहते हैं या आप एक बहुत ही सिंपल प्रोडक्ट रखना चाहते हैं जिसमें हर चीज का बेनिफिट मिले। तब एनपीएस सही है। तब एनपीएस सही है। तो एनपीएस को जरा डिफाइन कीजिए। मुझे कैसे कन्विंस करेंगे आप? जी देखिए, आज से बहुत साल पहले हम लोग कुछ पढ़ते थे, उसको बोलते थे डिफाइंड कंट्रीब्यूशन एंड डिफाइंड बेनिफिट। डिफाइंड बेनिफिट प्लान में सरकार आपको पेंशन देती थी, लेकिन पेंशन फॉर लाइफ लॉन्ग टू द पर्सन या उसके जाने के बाद उसके परिवार को, उस बात ने सरकार पे एक फाइनेंशियल बर्डन क्रिएट कर दिया। तो उनको एक प्रोडक्ट चाहिए था जो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन होता था, मतलब कि आप एज एन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे एज एन एम्प्लॉयर, और आपकी कंट्रीब्यूशन से जो कॉर्पस बनेगा उससे हम सिस्टमैटिकली पेंशन के जरिए विड्रॉ करने का फीचर देंगे ताकि सरकार पे वो फाइनेंशियल बर्डन ना आए। तो इसी बात को ध्यान रखते हुए उन्होंने डिफाइन कंट्रीब्यूशन से एक पेंशन प्रोडक्ट बनाया जिसको बोलते हैं एनपीएस। एनपीएस आपके लिए रेगुलर कंट्रीब्यूशन से टैक्स एफिशिएंसी क्रिएट करता है, क्योंकि आप अप टू 14% तक बेसिक प्लस डीए का एनपीएस में डाल सकते हैं। आपके लिए टैक्सेबल है, लेकिन आपका एम्प्लॉयर उस 14% को अगर मैच करेगा तो वो टैक्स एग्जेम्प्ट कंट्रीब्यूशन होगा आपके अकाउंट में। दूसरा, आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आपका एम्प्लॉयर ईपीएफ भी कंट्रीब्यूट कर सकता है हर महीने। तो ईपीएफ और एनपीएस का एम्प्लॉयर वाला कंट्रीब्यूशन अगर 7.5 लाख तक है वो टैक्स एग्जेम्प्ट है साल का, उसके ऊपर वाला टैक्सेबल है। तो आपको 7.5 लाख रुपए सर अपने एम्प्लॉयर से मिल गए टैक्स फ्री, और आपका कंट्रीब्यूशन चला गया। हाँ, ये लॉक इन तो हुआ पैसा, लेकिन ये इक्विटी में भी गया, गवर्नमेंट बॉन्ड में भी गया, आपने जो भी एसेट एलोकेशन चूज किया, ये इक्विटी में भी गया, गवर्नमेंट बॉन्ड में भी गया, प्राइवेट बॉन्ड में भी गया, हर साल गया, हर महीने गया, और ये 30 साल 35 साल 20 साल जो भी आपका वर्किंग स्पैन है उस पीरियड के लिए गया। तो ये एक अच्छा 8 से 10% का एग्रीगेट रिटर्न का कंपाउंडिंग क्रिएट कर सकता है। तो ये 8 से 10% मुझे रिटर्न मिलेगा मेरे इन्वेस्टमेंट पर जी। ये आप हिस्टोरिकल रिटर्न के बिना पर बोल रहे हैं? इससे ज्यादा और कम भी तो हो सकता है, क्योंकि ये मार्केट लिंक्ड है। बिल्कुल, आपने कितना इक्विटी चूज किया उस पर डिपेंड करता है, कितना गवर्नमेंट बॉन्ड चूज किया, कितना प्राइवेट बॉन्ड कॉर्पोरेट बॉन्ड चूज किया, उस पर भी डिपेंड करता है। रिसेंटली तो एआईएफ भी इंट्रोड्यूस किया गया है, आप एआईएफ चूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो हाई रिस्क हाई रिटर्न प्रोडक्ट। और क्या ये मेरे ऊपर है कि मैं कितना इक्विटी रखूं, कितना फिक्स्ड मतलब डेट की तरफ चूज करूं, या वो प्लान्स ऑलरेडी बने हुए हैं और मुझे सीधा उसमें पैसा डालना है? ये बताइए, वो इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस क्या होता है? पहले मैं चूज करूंगी कि मैं इतना इक्विटी में रखूं, इतना डेट में रखूं, इतना एआईएफ का एक्सपोजर लूं। जी, एक सिस्टम का डिफॉल्ट एसेट एलोकेशन है और एक सिस्टम का एलोकेशन है कि आप चूज कर सकते हैं। ओके। तो आप अग्रेसिव इक्विटी चूज कर सकते हैं, उसकी भी एक लिमिटेशन है, वो आपको 65 या 75 से ऊपर इक्विटी लेने नहीं देगा। लेकिन आप या सिस्टम से चलेंगे तो सिस्टम में एक आपके एज पे आधारित एक डिफॉल्ट एसेट एलोकेटर बना हुआ है। ओके, सो एक डिफॉल्ट है जो मैं ले लूं एज पर माय एज, वो चलेगा। और एक ऑप्शन ये हो सकता है कि मैं बोलूं नहीं, मैं इस तरह से स्ट्रक्चर चूज करना चाहती हूँ। करेक्ट, उसमें आप इक्विटी का एलोकेशन बढ़ा सकते हैं, और अगर आप इक्विटी का एलोकेशन बढ़ा सकते हैं तो ऑब्वियसली आप लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट बढ़ा सकते हैं, तो आपके रिटर्न्स भी 10% से बेहतर हो सकते हैं। ओके, सो अब मुझे बताइए कि मैं कितने अमाउंट एनपीएस में डाल सकती हूँ, और कैसे डिसाइड करूँ कि कितना अमाउंट हमको डालना चाहिए? देखिए, मैं एक सिंपल सा रिटायरमेंट कैलकुलेटर खोल के बैठा हूँ, क्योंकि हम लोग फाइनेंशियल गोल प्लानर्स हैं, तो हमें गोल्स पे आधारित कॉन्वर्जेशन करने में मज़ा आता है। तो अगर किसी का मंथली एक्सपेंस 1 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपए, और वो 30 साल का है, 60 में उसका एनपीएस प्रोडक्ट उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन देगा। तो 60 में अगर उसको 1 लाख का खर्चा आज है, तो 60वें साल में उसका महीने का खर्चा इन्फ्लेशन को प्लान करते हुए कितना होगा? वो होगा 5,74,000, मतलब ऑलमोस्ट 6 गुना हो जाएगा। ठीक है, और उस पैसे को, उसकी 90 साल की अगर उम्र है, 30 साल तक अगर उसको वो पैसा चाहिए जो उसकी लाइफस्टाइल को सस्टेन कर सके, तो वो कॉर्पस होगा तकरीबन 16 करोड़ रुपए। और उस 16 करोड़ को इस 30 साल में 30वीं एज 30th एज से लेके 60th तक अगर एनपीएस के थ्रू या
एक बैलेंस प्रोडक्ट के थ्रू मंथली इन्वेस्टमेंट से बिल्डअप करना है, तो अगर आप 12% अर्न कर रहे हैं तो 51,000, 10% अर्न कर रहे हैं तो 76,000 और 8% अर्न कर रहे हैं तो 1,11,000 पर मंथ। सो अगर मेरा आज का खर्चा 1 लाख है और मैं 30 साल की हूँ, तो 30 साल है मेरे पास, 60 साल में जब मैं रिटायर होंगी तो ये जो मेरा खर्चा है वो हो जाएगा 5,74,000 का, राइट? इन्फ्लेशन। और मुझे इसके लिए 16 करोड़ का कॉर्पस जो है वो तैयार करना है। करेक्ट। और आपको लगता है कि ये 16 जो आप क्या कंप्लीट कीजिए अपनी बात, तो जो आपको अगले 30 साल तक बगैर किसी इनकम के होते हुए आपको सरवाइव कराएगा। क्या ये 16 करोड़ जो है ये मैं सिर्फ एनपीएस से पहुंच सकती हूँ? हाँ, पहुंच सकते हैं, बिल्कुल। कैसे बताइए मुझे 16 करोड़ पे पहुंचना है। मैं रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ, मैं बहुत ही कंजर्वेटिव हूँ, पर मुझे एनपीएस पे भरोसा नहीं है। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको रिटर्न अच्छा चाहिए, 6% से 6.5% से ज्यादा चाहिए, तो आपको मार्केट लिंक्ड प्रोडक्ट डालना पड़ेगा थ्रू इक्विटी एलोकेशन। तो सबसे पहले आपको रिस्क वाला टेम्परामेंट बदलना पड़ेगा। तो आप एनपीएस बहुत ही कंजर्वेटिव इन्वेस्टर एसेट एलोकेशन से शुरू कीजिए, और 3-4 साल में जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए तब आप अपना एसेट एलोकेशन विद इन एनपीएस चेंज कर दीजिए और इक्विटी एक्सपोजर बढ़ा दीजिए। आपको ये भी याद रखना है कि आपकी सैलरी कांस्टेंट नहीं है, आपकी सैलरी हर साल बढ़ेगी, तो आपका इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी भी हर साल बढ़ेगा, राइट? तो आपकी इन्वेस्टिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी, कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, ऑब्वियसली रिटर्न्स भी अच्छे होंगे, तो आपका कॉर्पस भी बनेगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इस कैलकुलेशन में। लाइफ एक एक्सेल की तरह तो अनफोल्ड नहीं होती है, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। सैलरी का बढ़ना, खर्चों का बढ़ना, और बच्चों के कॉलेज जाने के बाद खर्चों का कम हो जाना, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कम हो जाती है, थोड़ी बहुत मोबिलिटी भी कम हो जाती है, लाइफ सिंपल हो जाती है 60 के बाद। तो कॉस्ट एडजस्टमेंट्स होते हैं जो आपको बड़ा, जो अमाउंट अभी आपको बड़ा लग रहा है ना, इंटिमिडेटिंग लग रहा है, ओवरवेलमिंग लग रहा है, वो अमाउंट बन जाता है, वो आपकी कॉस्ट ऑफ लाइफ को टेक केयर कर लेता है। ओके, कमिंग बैक टू 16 करोड़, क्योंकि ये नंबर मुझे लग रहा है कि ठीक है, अगर मैं आज 30 साल की हूँ, 30 साल के बाद 16 करोड़ का अगर मैं कॉर्पस जमा कर लूं, क्योंकि अमित कह रहे हैं और ये सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं, इनकी एडवाइस सुनते हुए मुझे 16 करोड़ पर पहुंचना है, और मैं एनपीएस के जरिए ये जो आपने 3 स्लैब दिए कि आप 51,000, 76,000 समथिंग या फिर 1,11,000 की आप जो है इन्वेस्टमेंट, मंथली इन्वेस्टमेंट कीजिए। मैं ये मंथली इन्वेस्टमेंट केवल और केवल एनपीएस में करूं अपने रिटायरमेंट का फोकस करते हुए, तो ये मुझे वहां तक ले जाएगा? एक पॉइंट मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि हम जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं ना किसी गोल के लिए, तो हमको उस इन्वेस्टमेंट के सारे फीचर्स समझने हैं। अगर आप इस बात के लिए तैयार हैं कि मेरे को मुझे इस पैसे की अगले 30 साल तक ज़रूरत नहीं है, और मुझे अपना दिमाग, अपनी एनर्जी, अपना समय किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के साथ या प्रोफेशनल के साथ ज़्यादा नहीं लगाना, और मुझे एक सिंपल सा प्रोडक्ट चाहिए जिसमें मार्केट बेस्ड अच्छा रिटर्न हो, तो एनपीएस डेफिनेटली वो प्रोडक्ट है। क्या मैं इस प्रोडक्ट के थ्रू, अगर मेरी ये इन्वेस्टिंग कैपेसिटी है, अपना 16 करोड़ का कॉर्पस बना सकती हूँ? व्हाई नॉट? एब्सोल्युटली, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। और ये रेगुलेटेड प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं है कि किसी प्राइवेट कंपनी ने प्रॉफिट बनाने के लिए प्रोडक्ट बनाया है। ये एक रेगुलेटेड प्रोडक्ट है, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की इंटरवेंशन है, इसमें बहुत सारे लोग हैं जो आपको इस ट्रांजैक्शंस को फैसिलिटेट करते हैं, इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं, अब तो 8 या 9 एसेट मैनेजमेंट कंपनीज इन्वॉल्व हो गई हैं जो इसको, आई थिंक इट्स वन ऑफ द लीस्ट कॉस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट इन द कंट्री एज ऑफ नाउ। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, कहाँ तक आप पहुंच सकते हैं, समझ लिया, लेकिन अब वो आते हैं वो पोर्शन में, एन्युटी। ये भी बड़ा टची है। मैं 60 साल तक वहां पे पैसे जमा करती रहूंगी, और अगर मैं नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ जैसे कि मैं हूँ, तो मेरे पास 80-20% विड्रॉल रूल है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए अभी भी वो 60-40 है। क्यों, वाई, क्यों? मुझे वो पूरा दे दीजिए ना, आप क्यों वो 20% रख रहे हैं? आप क्यों गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में वो 40% रख रहे हैं? मुझे पूरा दे दीजिए, मुझे क्यों एन्युटी लेना है? मैंने इस कॉन्वर्जेशन की शुरुआत में ही एक आपको बात बोली कि डिफाइंड कंट्रीब्यूशन एंड डिफाइंड बेनिफिट। डिफाइंड बेनिफिट वाले चीज़ को हमें हटाना था और डिफाइंड कंट्रीब्यूशन में एक पेंशन जैसा प्रोडक्ट लाना था।
उस पेंशन जैसे प्रोडक्ट को लाने के लिए, जिसमें मुझे पैसा मैनेज नहीं करना है, लेकिन मेरे बैंक अकाउंट में हर महीने 5 तारीख को या 10 तारीख को एक अमाउंट राशि जमा हो जानी चाहिए, वही तो पेंशन प्रोडक्ट है। तो जब इस प्रोडक्ट को डिजाइन किया गया था, इट्स अ पेंशन सिस्टम। ठीक है, अंडरस्टूड। मतलब एक हिस्सा तो निकाल लिया और एक हिस्सा डिफाइंड बेनिफिट जो आपने डेफिनेशन दी थी, तो वो मुझे पेंशन के तौर पर और ये 60% लमसम विड्रॉल जो अभी 80 हुआ है विद एडिशनल टैक्सेबल 20, ये पहले 60 नहीं था, ये पहले और कम था, क्योंकि हम डिजाइन करने बैठे थे एक पेंशन प्रोडक्ट को आपके पैसे से, लेकिन वो धीरे धीरे बन गया है एक ओपन एंडेड, नॉट ओपन एंडेड बट अ प्रोडक्ट जिसको मैं लमसम 3 साल के बाद निकाल सकता हूँ। तो बस इसमें और म्यूचुअल फंड में डिफरेंस ये है कि म्यूचुअल फंड आप कभी भी निकाल सकते हैं, इसको आपको 30 साल तक होल्ड करना है, या अप टू योर एज ऑफ 60 तक इसको होल्ड करना है। तो इसमें कंट्रीब्यूशन तो पेंशन जैसी हो गई, लेकिन विड्रॉल एक लमसम विड्रॉल हो गया। वो लमसम विड्रॉल आपकी पेंशन टाइप रिक्वायरमेंट को कंप्लीटली किल कर सकता है, क्योंकि आप वो पूरा पैसा कहीं गलत जगह लगा सकते हैं, पूरा पैसा किसी गलत इंसान के साथ मिलके इन्वेस्ट कर सकते हैं, पूरा पैसा किसी और पर्पस में लगा सकते हैं, ना कि रिटायरमेंट। तो आप प्लीज समझें कि इस प्रोडक्ट को क्या सोच के डिजाइन किया गया था, और क्या हमने इस चेंजेस से उस प्रोडक्ट के बेनिफिट को ही किल कर दिया है या वो बेनिफिट बना के रखा। ओके, तो पेंशन मिलती रहे इसलिए एन्युटी लेना बहुत जरूरी है, लेकिन बहुत सारे क्रिटिसिज्म है एन्युटी को लेकर के कि उसका जो रिटर्न है जी, वो रहता है कुछ 5 to 6% की रेंज में, और इतना रिटर्न तो मुझको बैंक एफडी से मिल जाएगा, और इनफैक्ट कुछ बैंक इससे ज्यादा भी मुझे रिटर्न दे देंगे। फिर मुझे यानी यहाँ घाटा खाना पड़ रहा है एन्युटी लेकर। बिल्कुल, पर ये टैक्सेबल होता है। हाँ, ये भी दूसरी बात है, एक तो रिटर्न का, ऊपर से ये मेरी इनकम से लग करके टैक्सेबल भी है, राइट? मेरी इनकम का ये पार्ट बन जाएगा, फिर इनकम स्लैब के हिसाब से मुझे टैक्स देना है। करेक्ट। और आपकी कोई और इनकम नहीं है तो आपका कभी कभी इनकम टैक्स भी काफी कम हो जाता है इन द न्यू टैक्स रेजिम। तो ये एक एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड फाइनेंशियल लाइफ है प्रियंका, जो परफेक्ट नहीं मिलेगी आपको हर चीज में या हर प्रोडक्ट स्ट्रक्चर में। तो श्योर वो एक टैक्सेबिलिटी एस्पेक्ट है, बट आई एम होपिंग कि इस प्रोडक्ट को और ज़्यादा पॉपुलर और प्रैक्टिकल बनाने के लिए चेंजेस आएंगे। पिछले 10 साल में जो चेंजेस आए हैं वो किसी रीजन से आए हैं। तो यानी एन्युटी में थोड़ा सा मुझे तो घाटा हो रहा है, रिटर्न भी कम मिल रहा है, टैक्स भी देना है मुझको। करेक्ट, राइट, टैक्स तो देना और है, रिटर्न भी कम है इसका। रिटर्न आपका ये कैसे इन्वेस्टमेंट होता है? ये जो एन्युटी प्लान्स जो मैं खरीदूंगी, इनका निवेश कहाँ होता है? ये इंश्योरेंस कंपनीज में ही ये प्रोडक्ट्स होते हैं। आपको वो प्रोडक्ट्स के ऑप्शंस मिलते हैं और आप उन प्रोडक्ट्स को लेते हैं। उसमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट लिखा होता है कि एट द एंड ऑफ द टर्म आपको पूरा प्रिंसिपल वापस दिया जाएगा या प्रिंसिपल जीरो हो जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट यू हैव चोजन फॉर द पेंशन। ओके, अब मुझे ये बताइए कि जब हम बात करते हैं कि मुझे एनपीएस सिलेक्ट करना है, सो फॉर अ 30-year-old जिसका एग्जांपल हमने लिया, जिनका खर्चा अभी 1 लाख का है, उनको आप किस तरह की एनपीएस स्कीम सजेस्ट करेंगे? मैं उनको बोलता हूँ आप थर्ड पार्टी वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे जो भी पेंशन फंड मैनेजर्स हैं, पीएफएम, उन पेंशन फंड मैनेजर्स की परफॉर्मेंस देखिए। यूटीआई, एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, कोटक, निपॉन, एबीएसएल, और अब तो कुछ नए प्लेयर्स भी आ गए हैं, मोतीलाल ओसवाल, पराग पारेख, बहुत जल्दी उनके भी प्लान्स होंगे। करेक्ट। तो इन जो भी पेंशन फंड मैनेजर्स हैं, इनकी तीनों प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस देखिए, इक्विटी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। तो इन तीनों प्रोडक्ट्स, इन तीनों कैटेगरीज में जो भी आपको एग्रीगेट बेस्ट दे रहा है, आप उसको चूज कर लीजिए। और 2 साल के बाद अगर आपको लगता है कि वो परफॉर्मेंस कंपेरेबल नहीं है, आप चेंज कर सकते हैं। ओके, यू कैन चेंज योर पेंशन फंड मैनेजर वंस अ ईयर। ओके, सो वंस अ ईयर मतलब इस साल चेंज किया, फिर अगले साल चेंज करना चाहती हूँ तो कर पाऊंगी या? ओके, सो एवरी ईयर आई गेट दिस वन अपॉर्चुनिटी टू चेंज इट। और एक अपॉर्चुनिटी है, अगर कम पैसा वहां पर जमा होता है एनपीएस में, तो हम उसको एक साथ भी विड्रॉ कर सकते हैं। तब मुझे शायद वो 80-20 विड्रॉल रूल नहीं फॉलो करना है। वो लक्ष्मण रेखा क्या है? 8 लाख रुपए। ओके, सो अगर 8 लाख तक जमा होता है तो आप एक साथ निकाल सकते हैं। करेक्ट, अप टू 8 लाख, इसको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ, एपीडब्ल्यू। अगर आपकी एपीडब्ल्यू जब आपकी उम्र 60 है, 8 लाख या उससे कम है, आप पूरा टैक्स एग्जेम्प्ट तरीके से निकाल सकते हैं। और ये जो 60 साल तक जो लॉक इन है, उसके बीच में अगर कोई इमरजेंसी पैसों की जरूरत पड़ गई तो क्या एनपीएस को टच कर सकते हैं या
वो बिल्कुल नो गो है? नहीं, आप पैसे निकाल सकते हैं. देयर आर सर्टेन कंडीशंस व्हिच हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड. उन कंडीशंस के बेसिस पे आई थिंक एजुकेशन है या हाउस परचेज है, आप एक चंक, एक अमाउंट, परसेंटेज ऑफ द टोटल कंट्रीब्यूशन जो आपने किया है उसका एक हिस्सा आप निकाल सकते हैं. तो वो सिंपल रूल्स हैं, वो आप पढ़ के कर सकते हैं. अब जैसे हमने शुरुआत में बात की, आपने कहा कि 2 ऑप्शन है जब आपका ये मैच्योर हो जाता है, आप जब 7 साल के हो जाते हैं, SLW यानी कि सिस्टमैटिक लंप सम विथड्रॉल, और SUR सिस्टमैटिक यूनिट रिडेम्पशन. ये दोनों जो है, इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए. हाँ, श्योर. सपोज आपका पेंशन, एक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ 15 लाख है, ठीक है. तो मैं एक सिंपल सा इलस्ट्रेशन खोल देता हूँ, या हम 13 लाख पे अपना इलस्ट्रेशन कर लेते हैं, ठीक है. तो आप 6 लाख तक पैसे निकाल सकते हैं टैक्स एग्जेम्प्ट. मैं और सिंपल मैथ करूं तो 10.4 लाख तक आप पैसा निकाल सकते हैं. 13 लाख जमा है तो 10.4 लाख तक विच इज 80%. ओके, ठीक है. लेकिन इसका 13 लाख का 60% टैक्स फ्री है, और उसके ऊपर का जो एडिशनल 20% है वो पैसा आपके अर्नड एनुअल इनकम में ऐड हो जाएगा, और उस पर आपका जो भी टैक्स ब्रैकेट है उसके हिसाब से टैक्स लगेगा. बाकी का जो 20% है, राइट, या तो वो आप उनको बोल सकते हैं कि हमारा नेक्स्ट विड्रॉल हर साल ऐसे ऐसे निकाल सकते हैं, इतना इतना अमाउंट. देखिए, SLW मतलब आप अमाउंट इंडिकेट करेंगे, SUR मतलब आप यूनिट्स इंडिकेट करेंगे. तो SUR के जरिए मतलब आप ये बोल सकते हैं रिमेनिंग पैसा मैं 6 साल या उससे ज़्यादा, क्योंकि 6 साल का पीरियड होना चाहिए SUR में. SLW में आप अगले 2 या 3 साल में भी पैसे निकाल सकते हैं. तो SUR में मिनिमम पीरियड इज 6 years. तो आप बोल सकते हैं कि मेरे टोटल यूनिट्स इतने हैं, और अगले 6 साल के हिसाब से मुझे टोटल यूनिट्स डिवाइडेड बाय 6, उनकी जो भी मार्केट वैल्यू. SLW में आप अमाउंट डिफाइन करेंगे, SUR में आप यूनिट्स डिफाइन करें. और ये क्या मैं पूरा पोर्शन एक साथ निकाल सकती हूँ या ब्रेक कर सकती हूँ? कि मान लीजिए मैं कुछ पैसा, अब 80% अगर मैं निकाल सकती हूँ, उसमें 60% मैं एक साथ लमसम निकाल लूँ, और फिर जो 20% जो टैक्सेबल है मैं वो या तो लमसम अमाउंट एक फिक्स करके निकालूं या यूनिट करके, ऐसे कर सकती हूँ, स्प्लिट कर सकती हूँ. बिल्कुल कर सकते हैं. बस SUR आपका 6 साल या उससे ज्यादा का पीरियड होना चाहिए. मतलब आप उनको 6 साल तक निकालोगे, उससे पहले सारा नहीं निकाल सकते. अच्छा, 6 years में ही विड्रॉ कर पाएंगे आप. पर SLW आप 2 साल में भी निकाल सकते हैं, 1 साल में भी निकाल सकते हैं. ओके, सो इसके साथ साथ इसको जब फ्लेक्सिबल बनाया गया, तो आपके जैसे एक्सपर्ट्स, जो आपने शुरुआत में भी कही कि कहीं ना कहीं जो हमारी कंटिन्यूटी है ना, वो ब्रेक होती है, तो यहाँ पे इन्वेस्टर का बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो इन्वेस्टर का बिहेवियर आपको देखना है कि कंट्रीब्यूशन फेज में या विड्रॉल फेज में. कंट्रीब्यूशन फेज में इसलिए मैटर करता है क्योंकि उसको, उसकी अर्निंग है, उसकी कमाई है, उसको हर महीने पैसा सेव करके इन्वेस्ट करना है, और एक सिक्योर प्रोडक्ट है, गवर्नमेंट प्रोडक्ट है, मार्केट लिंक्ड है. सिक्योर प्रोडक्ट मतलब ये नहीं कि 12% गारंटीड, इट्स मार्केट लिंक्ड. अगर आपके मार्केट ने डिसेंट कंसिस्टेंट रिटर्न दिया है तो आपके प्रोडक्ट में भी एक डिसेंट कंसिस्टेंट रिटर्न दिखेगा. तो एक्यूमुलेशन फेज में जब आप कंट्रीब्यूट करते हैं तो आप लगातार कंट्रीब्यूट करते जाते हैं, तो आपका डिसिप्लिन्ड बिहेवियर और लॉक्ड इन प्रोडक्ट में लगाया हुआ पैसा आपके लिए एक मैजिकल अमाउंट क्रिएट कर सकता है. विड्रॉल फेज में आपको ये समझना है कि आप उस विड्रॉन मनी को किस पर्पस के लिए यूज करोगे. आपने 60% विड्रॉ तो कर लिया, क्या आपके पास कोई और बेहतर प्रोडक्ट है जो एन्युइटी से बेहतर आपको रिटर्न देगा? पहली चीज आपको ये असेस करना है. दूसरा, आप उसको अपने रिटायरमेंट पोर्टफोलियो की सपोर्टिव इनकम जनरेट करने के लिए ही यूज करेंगे या किसी और खर्चे को पूरा करने के लिए यूज करेंगे. तो वो क्लैरिटी फॉर द पर्पस ऑफ मनी ड्यूरिंग विड्रॉल फेज, वो भी उतना ही जरूरी है जितना ड्यूरिंग एक्यूमुलेशन फेज, जब आपने क्लैरिटी रखाई थी कि मेरे को रेगुलरली हर महीने इन्वेस्ट करना है. तो क्लैरिटी अराउंड योर फाइनेंशियल गोल्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. एक और क्लैरिटी दे दीजिए हमें, NPS वर्सेस SIP. जब मैं SIP कर सकती हूँ, और वहां पर भी तो बहुत सारे, अब तो जो रिटायरमेंट, जो फोकस्ड प्लान्स, जो सोल्यूशन ओरिएंटेड रिटायरमेंट प्लान्स भी हैं, प्लस इक्विटी में आप कह रहे हो NPS में भी आप इक्विटी करो, तो मैं NPS में इक्विटी करने की जगह सीधा म्यूचुअल फंड में करती हूँ, वहाँ लिक्विडिटी रहती है. इतने सारे रूल्स नहीं याद रखने होंगे कि मुझे तब पैसा निकालना है, तब नहीं निकालना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है. तो क्लियर विनर SIP, फ्लेक्सिबिलिटी तो ज्यादा है.
म्यूचुअल फंड में मैं सिप कर लूं, इक्विटी म्यूचुअल फंड में? विनर तो बड़ा सब्जेक्टिव डिसीजन होता है। SIP ऑफ कोर्स विनर है, म्यूचुअल फंड्स ऑफ कोर्स अपने हिसाब से अपने कैटेगरी में विनर हैं। आपके पास ओपन एंडेड आर्किटेक्चर है, आप पैसा कभी भी निकाल सकते हैं, टैक्स पे कर सकते हैं, किसी और प्रोडक्ट में किसी और कंपनी के साथ लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपका लॉक इन आपका विनर है, आपको लगता है कि नहीं मेरे हाथ बंद जाने चाहिए नहीं तो मैं खर्च कर बैठता हूँ, तो NPS एक विनर है, राइट। मुझे ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन नहीं करना, मुझे ज़्यादा फेरबदल नहीं करना अपने पोर्टफोलियो में, मुझे एक सिंपल सा प्रोडक्ट रखना है जिसमें फिक्स्ड इनकम भी है और इक्विटी भी है और एक अच्छा पेंशन फंड मैनेजर उसको लो कॉस्ट तरीके से रिटर्न जनरेट कर रहा है, तो NPS भी एक विनर है। FD भी एक विनर है, जो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहता, सिंपल सा रिटर्न अर्न करना चाहता है, 6%, 7%, 7.5% फॉर अ सीनियर सिटीजन, वो भी एक विनर है। तो आपकी इन्वेस्टिंग पर्सनालिटी डिसाइड करती है कि प्रोडक्ट कौन सा विनर है। तो ये PFM है, पेंशन फंड मैनेजर्स हैं, यही इनके ही म्यूचुअल फंड्स हैं, ठीक है। तो इनका जो PFM है और इनके जो इक्विटी म्यूचुअल फंड है वो कैसे अलग होते हैं? देखिए, रेगुलेशंस अलग होते हैं। जो PFM होते हैं वो रिपोर्ट करते हैं पेंशन PFRDA को, और जो म्यूचुअल फंड्स है वहाँ पे रेगुलेशन है SEBI। तो SEBI के रूल्स अलग, रेगुलेशंस अलग हैं, PFRDA के रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग है। एक प्रोडक्ट का डिज़ाइन है, प्रोडक्ट का आर्किटेक्चर है, आप उस प्रोडक्ट डिज़ाइन और आर्किटेक्चर को ही कंप्लाई कर रहे हैं जो PFRDA ने सेट किया है, वो अलग रेगुलेशन हो, जिसमें वो एक डाइवर्सिफिकेशन वाले प्रोडक्ट्स लाएंगे। करेक्ट। जो आपको जो है रिस्क प्लस आपका फिक्स्ड इनकम सबका एक मिक्स एंड मैच बना करके देंगे। और कितना रिस्क, किस प्रोडक्ट का कितना रिस्क रख सकते हैं, कौन से गवर्नमेंट बॉन्ड रख सकते हैं, कौन से नहीं रख सकते हैं, कौन से कॉर्पोरेट बॉन्ड्स रख सकते हैं, कौन से नहीं रख सकते हैं, वो ये भी डिटर्मिन करके आपको बताएंगे कि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रिस्क नहीं होना चाहिए या क्रेडिट रिस्क नहीं होना चाहिए। बिकॉज प्रोटेक्शन ऑफ कैपिटल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है NPS प्रोडक्ट में। और NPS का एक एक्सटेंशन हमने देखा, NPS वात्सल्य। हाँ जी। और इसके क्रिटिक्स भी बहुत हैं और इसको समझना भी बहुत लोग चाहते हैं। आपका टेक NPS वात्सल्य, ये बच्चों के लिए, लेकिन बच्चों के रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, राइट? मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो बच्चे 18 साल के होंगे तो वो पैसे वो निकाल सकते हैं जैसे अगर हम उनके लिए और कोई निवेश करते हैं। ये है कि बच्चों की रिटायरमेंट, मुझे अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग की फिक्र करनी चाहिए अपने बच्चों की। करेक्ट, मुझे अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग की फिक्र करनी चाहिए, लेकिन बच्चों की फाइनेंशियल लिटरेसी की फिक्र करनी चाहिए। तो अगर मैं लिटरेसी को ध्यान रखना हूँ और मैं अपने बच्चे को एक छोटा सा डिसिप्लिन बिहेवियर देना चाहता हूँ कि आप 16 से, जो मैंने आपके लिए NPS वात्सल्य अकाउंट खोला है, आप उसमें पैसे जमा करना शुरू करो, 500 रुपये, 1000 रुपये, क्योंकि आजकल बच्चों की पॉकेट मनी तो होती है ना। अगर हम उनको इस सिस्टम से फेमिलियराइज कर देते हैं कि थोड़ा थोड़ा आप अपनी पॉकेट मनी यहाँ सेव करो, या हमने आपके लिए कुछ पैसे जमा करने तो हमने आपके अकाउंट में बेटा जमा कर दिए, राइट। तो उनको अर्ली इन्वेस्टिंग का डिसिप्लिन देने के लिए, प्रोडक्ट ट्रैकिंग के लिए, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में क्या क्या पॉसिबिलिटी है वो एक्सपीरियंस देने के लिए ये एक अच्छा प्रोडक्ट है। आपके पास विड्रॉल का ऑप्शन है, जब बच्चे की उम्र 21 हो जाएगी आप पूरा पैसा निकाल सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन में उस पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, हायर एजुकेशन में। लेकिन अगर आप निकाल नहीं सकते हैं तो उसके बाद वो एक नॉर्मल रेजिडेंट के NPS अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है, जहाँ से आपकी रेगुलर पेंशन प्रोडक्ट वाली लाइफ शुरू हो जाती है, और वहाँ पे आप जॉब लगेगा तो आप मंथली कॉन्ट्रीब्यूशंस कर सकते हैं। देखो, आज की जो एज है ना, आपके साथ ही हमने पहले शोज़ में भी कवर किया है कि बड़ी एक्सपीरियंस ड्रिवन यंग एज हैं। जितने भी यंगस्टर्स हैं वो पैसे से अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, और वो इन्वेस्टिंग में शायद इतना आसानी से बिलीव नहीं करते। दे बिलीव इन लिविंग इन द मोमेंट, एन्जॉइंग लाइफ टू इट्स फुलेस्ट, राइट। तो अगर ऐसे बच्चों को थोड़ा सा ग्रेटिफिकेशन डिले करना सिखाया जा सकता है, थोड़ा पावर ऑफ कंपाउंडिंग सिखाया जा सकता है, थ्रू डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग कुछ सिखाया जा सकती है, तो ये एक अच्छा प्रोडक्ट है। ओके, सो रिटायरमेंट पर हम बात कर रहे हैं और हम अब टुवर्ड्स द एंड इस कॉन्वर्सेशन में पहुंच रहे हैं। तो रिटायरमेंट की वो गलती, मैं ऐसे ये आपसे हर बार पूछती हूँ और अपने बहुत सारे एक्सपर्ट से पूछती हूँ कि मुझे लगता है कोई सुन रहा होगा और शायद ये गलती वो ना करे हमारी बात और अमित जी की बात सुन करके। तो अमित बताइए वो गलती जो आप पॉइंट आउट करना चाहते हैं, कॉल आउट करना चाहते हैं कि ये मत कीजिए। फॉर ड्यूरिंग द रिटायरमेंट फेज या रिटायरमेंट फेज से पहले? रिटायरमेंट फेज से पहले, जब हम रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस बना रहे हैं, अपने
कॉस्ट ऑफ लिविंग को अंडर एस्टिमेट ना कीजिए। एक चीज बैठी है जिसका नाम है इन्फ्लेशन। वो एक दैत्य है, राक्षस है, जो आपकी परचेजिंग पावर को इरोड कर देता है। तो अपने प्लानिंग में हमेशा इन्फ्लेशन को ज़रूर ध्यान में रखें। कोई चीज़ जो आज 1 लाख रुपए कॉस्ट कर रही है वो 30 साल के बाद आपको तकरीबन 6 लाख रुपए कॉस्ट करेगी अगर 6% की इन्फ्लेशन है तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड अपने एक्सपेंस को देखें और उस इन्फ्लेशन एडजस्टेड एक्सपेंस नंबर के हिसाब से अपना फ्यूचर कॉर्पस बनाएं। ओके, सो इन्फ्लेशन को भूल जाते हैं, ये सबसे बड़ी गलती आप पॉइंट आउट करना चाहेंगे। ओके, लेकिन क्या एनपीएस इज द राइट प्रोडक्ट फॉर योर रिटायरमेंट प्लानिंग? एनपीएस इज डेफिनेटली वन ऑफ द क्वालिफाइड प्रोडक्ट्स फॉर योर रिटायरमेंट प्लानिंग। अगर मेरा एग्रीगेट रिटर्न 8% है और मुझे 6% की इन्फ्लेशन टैकल करनी है तो मैं रियल रेट ऑफ रिटर्न 2% से अपना पोर्टफोलियो ग्रो कर रहा हूँ। और मुझे एक टाइम आएगा जब मेरे को 60% ऑफ द एक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ टैक्स फ्री विड्रॉ करने को मिलेगी। टैक्स फ्री 60%। तो आप अगर आपका एपीडब्ल्यू बहुत अच्छा नंबर है, आप सोचो उसका जब टैक्स फ्री 60% मिलेगा तो आपको कितना सेटिस्फैक्शन देगा। तो इट्स अ गुड प्रोडक्ट, इट्स अ वेल डिजाइंड प्रोडक्ट। ओके, अब मुझे एक और प्रॉब्लम है, वो हमारे 1 लाख वाले जो खर्चे वाले एग्जाम्पल पे मैं जाऊंगी, जिसमें आपने 3 स्लैब बताया है कि उनको 51,000, 76,000, 1,11,000 का जो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए मंथली। ओके, अब मेरे पास नहीं है 51,000, मैं 10,000 से ही शुरू करना चाहती हूँ, तो क्या मैं नहीं पहुंचूंगी 16 करोड़? आई शुड फॉरगेट दैट 16 करोड़। देखिए, आप ये क्वेश्चन का आंसर बहुत आसान है प्रियंका। जो आज आप हैं, फ्यूचर में आप वो नहीं होंगे ना, आप उससे बेहतर ही होंगे, राइट? फाइनेंशियली एंड एज एन इंडिविजुअल ऑल्सो। एक्सपीरियंस आएगा, स्किल्स आएंगी, अर्निंग इंक्रीज होगी, सब कुछ होगा। अगर आज आप अपने मंथली सेट अमाउंट से नीचे हैं, आई एम प्रिटी श्योर एक टाइम आएगा जब आपका मंथली सेट अमाउंट से आप ज़्यादा अर्न कर रहे होंगे, ज़्यादा सेव कर रहे होंगे और आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो ये एक्सेल से आपको सिर्फ एक सिंपल गाइडलाइन बनानी है। ये एक्सेल आपकी लाइफ का नियम नहीं बन सकता। तो इस एक्सेल से सिर्फ आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि हमें कितना करना चाहिए और हम कितना कर सकते हैं, और जो बेस्ट कर सकते हैं कीजिए। बाकी समय के साथ आपकी जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, इन्वेस्टिंग भी बढ़ जाएगी, तो आप इसको ट्रैक करते रहेंगे। और ये ऐसी चीज़ है, लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग इन जनरल हम ऐसे बोलते हैं प्रियंका, हर साल आपको रिव्यू करने अपने सारे गोल्स, प्रोग्रेस फॉर द गोल्स एंड the money that you have made in your investment products। तो आपने कहा अमित कि लाइफ एक्सेल शीट नहीं है, ठीक है, वो वैसे नहीं चलेगी जैसा हम सोच रहे हैं और जो प्लान कर रहे हैं। तो एक प्रॉब्लम मुझे ये बताइए, इसका सोल्यूशन है क्या एनपीएस में? मैं इन्वेस्टमेंट तो शुरू कर देती हूँ, पर जॉब ब्रेक, जॉब जाना, और हो सकता है मेरे पास पैसे नहीं हो, उस इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट को जो मैंने सोचा था वो मैं पूरा कर रही हूँ। अगर मैं रोक दूं बीच में इसमें कंट्रीब्यूशन, तो क्या होगा? रोक सकती हूँ? बिल्कुल रोक सकते हैं। एक मिनिमम अमाउंट आपको डिपॉजिट करना होता है टू मेंटेन द अकाउंट एज एक्टिव, 500 या 1,000 रुपीज। ओके, बट यू कैन, आप चूज कर सकते हैं कि मुझे इस साल कोई डिपॉजिट नहीं करना। ओके, सो बीच में हम स्टॉप कर सकते हैं। बिल्कुल। और इंक्रीज भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैंने जैसे पहला एग्जांपल लिया कि आपने कह दिया है कि भाई आपको 51,000 करने हैं और नहीं है, मैं अभी 10,000 से शुरू करूं, अगले साल मैं इसको स्टेप अप, जैसे हम म्यूचुअल फंड में बात करते हैं, हम कर सकते हैं उसको? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। इस समय एनपीएस एक रिटायरल प्रोडक्ट है उन लोगों के लिए जिनका एक रेगुलर सैलरी जाता है। तो इन जनरल जो हमने प्रिंसिपल रखा है, रेगुलर सैलरी में 14% ऑफ बेसिक, एम्प्लॉयर का 14% ऑफ योर बेसिक, तो एक 28% ऑफ योर सैलरी गोइंग टुवर्ड्स एनपीएस इज गुड इनफ। और उसके अलावा जो आपके पास इन हैंड सेविंग्स है, आप उसको दूसरे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए या दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स लिंक प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कीजिए, ताकि आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ विड्रॉल भी बना रहे एंड डिसिप्लिन ऑफ लॉन्ग टर्म लॉक्ड इन प्रोडक्ट इन्वेस्टिंग भी बना रहे। ओके, और एक कॉम्बिनेशन हो। और मुझे लगता है लॉक्ड इन जो है वो रिटायरमेंट के लिए बहुत जरूरी, नहीं तो हमेशा लगता है ये पैसा है ना, यहाँ यूज कर लेते हैं, ये है वो है, तो वो एक हमारे बिहेवियर को जो है वो गाइड करता है, या मैं कहूँ कि मॉनिटर की तरह मॉनिटर करता है कि भाई 7 साल तक इस पैसे को नहीं चुना है। थैंक यू सो मच अमित। आई थिंक हमने एनपीएस में बहुत कुछ कवर किया है। जो लोग
आपको सुन रहे थे और हमारी बातचीत, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। आपके अगर मन में कुछ कंफ्यूजन हो, हम अमित को फिर से लेकर आएंगे। कुछ सवाल स्पेसिफिक अगर आपके सवाल हो तो हम उसको भी एड्रेस करेंगे। और आपको हमारी बातचीत कैसी लगी जरूर बताइएगा। थैंक यू अमित हमारे स्टूडियो तक आने के लिए। और ये बहुत ही स्पेशल बातचीत है, क्योंकि मुझे लगता है रिटायरमेंट जो है ना, हम बहुत अंडर प्लान्ड रहते हैं, और आज हमने इसको ही परत दर परत समझने की कोशिश की है कि कैसे प्लान करें और एनपीएस कैसे एक इम्पॉर्टेंट रोल इसमें निभा सकता है। आपके जो कंफ्यूजन हो, आपके जो सवाल हैं, उनका इंतजार रहेगा कमेंट बॉक्स में। अभी दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं, बाय बाय।